गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की एल्कोहल क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कोई कार्बनिक यौगिक एल्कोहल है अथवा नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे या वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें हमने आप लोगों को डिटेल में समझाया। उसके पश्चात उनका नामकरण हमने पढ़ा। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में एल्कोहलों का स्ट्रक्चर, संरचना कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की संरचना कैसे हम जानेंगे। तो एल्कोहल की संरचना को जानने के लिए इसके किसी एक स्पीशीज या कह सकते हैं कि किसी एक सदस्य का हमको उदाहरण लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एल्कोहल श्रेणी का सबसे पहला जो सदस्य यौगिक है वो है मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसका स्ट्रक्चर अगर हमारे दिमाग में आ गया तो हम बाकी जितने भी एल्कोहल हैं सारे एल्कोहलों का स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो आपका केंद्रीय परमाणु है वो वास्तव में तो कार्बन है। इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ, यहाँ। इससे जुड़ा ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हाइड्रोजन। वास्तव में यह संरचना सूत्र है मेथिल अल्कोहल का संक्षिप्त। लेकिन ये जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसका हम लोग डार्ट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो केंद्रीय परमाणु कार्बन है, तो कार्बन के संयोजी कोष में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के संयोजी कोष में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉनों का कंप्रोमाइज़ किए हैं और इससे हाइड्रोजन का ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ये अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व की संरचना यानी हीलियम की संरचना प्राप्त कर लिया है, स्थायी हो गया। ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। अब यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का एक एक करके साझा किया है, तो 4 3 7। और अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इससे यह साझा कर लेता है ऑक्सीजन के द्वारा। अब यहाँ भी वही स्थिति, 6 है, 1 7 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये एब्जॉर्व कर लिया, तो कुल टोटल हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8। तो यहाँ पर ये इसका जो है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये हो गया बच्चों डार्ट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डार्ट स्ट्रक्चर। इस तरह से अगर देखा जाए ऑर्बिटली आरेख स्ट्रक्चर का देखा जाए तो यहाँ कार्बन हो गया, तो कार्बन क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 4 संकरित ऑर्बिटल बनाता है। 4 संकरित ऑर्बिटल, इसमें एक s ऑर्बिटल और कार्बन के ही एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर के समान ऊर्जा और आकार के नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ इसके पास 4 संकरित ऑर्बिटल। हाइड्रोजन s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो गया। और यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ इसके पास भी जो है वास्तव में 4 संकरित ऑर्बिटल होते हैं। 4 संकरित ऑर्बिटल इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ओवरलैप करके, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। ये मेथिल अल्कोहल का ऑर्बिटलीय आरेख है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन जो है वह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है
और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एल्कोहल चूँकि ये प्राथमिक सदस्य है तो इधर हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है और सेचुरेटेड है, तो जितने कार्बन मिलेंगे वे सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। लेकिन यहाँ हमको जो क्रियात्मक समूह है इस पर फोकस करना है, इसका अध्ययन करना है, इस पर देखना है कि किस प्रकार से यह जो ऑक्सीजन परमाणु है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के समान ऊर्जा और आकार के में संकरित ऑर्बिटल बना लेता है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो 2 ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे हुए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी में बताया गया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करते हैं। तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करेंगे, किसकी तुलना में? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तुलना में, जिसके चलते यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 105 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 105 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल का स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे, किसी भी एल्कोहल का स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमको एथिल एल्कोहल का बनाना है CH3CH2OS, तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, बस यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यह भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि सेचुरेटेड कार्बन है और ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ बॉन्ड एंगल COH के बीच में है वो 105 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉनों से एकाकी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा हुआ है, जिसके चलते लोन पेयर रिपल्सन होता है और इस रिपल्सन के द्वारा 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल घट करके 105 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 105 डिग्री हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल में समावयवता एल्कोहल में समावयवता। एल्कोहलों में जो समावयवता होती है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की। एल्कोहल में पहली समावयवता हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहेंगे श्रृंखला समावयवता। इस प्रकार से दूसरा है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग कहते हैं स्थान समावयवता। इसके बाद तीसरा जो है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसे कहेंगे हम क्रियात्मक समूह समावयवता। और जो चौथा है लास्ट वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। देखिए पहले तो हम लोग जानेंगे समावयवता किसे कहते हैं। पूर्वत कक्षाओं में कक्षा 11 में समावयवता टॉपिक पढ़ाया गया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि समावयवता क्या है। वास्तव में कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अणुसूत्र और संरचना सूत्र
जिनका अणुसूत्र तो समान होता है। ऐसे मान सकते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था या उनका भौतिक रासायनिक गुणधर्म यह एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तब ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का समावयवी कहते हैं और यह घटना प्रायः समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? समावयवता। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र, उनकी आकाशीय व्यवस्था या उनका भौतिक रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे के समान नहीं होता है, एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। ऐसी घटना जो पाई जाती है यौगिक में, ऐसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समावयवता। और जो समावयवता होती है, प्रदर्शित करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या अणु होते हैं, यौगिक होते हैं, ये एक दूसरे के समावयवी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समावयवी। यहाँ पर जो है, इसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल में श्रृंखला समावयवता किस प्रकार से होती है। वास्तव में 4 से ज़्यादा जो एल्कोहल कार्बन संख्या 4 से ज़्यादा हैं, वे प्रायः श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसमें है क्या कि कुछ यौगिक या कुछ एल्कोहल ऐसे होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र में जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, अगर उस श्रृंखला में कोई भिन्नता उत्पन्न हो जाए तो ऐसी भिन्नता उत्पन्न करने वाले जो अणु हैं, यौगिक हैं, उन यौगिकों को हम श्रृंखला समावयवी के नाम से जानेंगे और यह घटना कहलाएगी श्रृंखला समावयवता। क्या कहलाएगी बच्चों? श्रृंखला समावयवता। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल क्या है? जैसे है CH3 CH2 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 OH। यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, OH है, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। इस तरह से। दूसरा ऐसे लिखा है CH3 C CH3 CH CH2 OH। यहाँ पर इस तरह से इसका नाम है बच्चों 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेनॉल। यहाँ देखेंगे दोनों का जो हमारा अणुसूत्र, यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 और 4, यानी C4 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 9 और 1 10। हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 और ऑक्सीजन वो है। ऐसे यहाँ देखेंगे कार्बन कितना है? 1 2 3 और 4, तो कार्बन 4 है तो C4 हो गया। हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 और 10 और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का जो अणुसूत्र है वो समान है, लेकिन दोनों की संरचना भिन्न है। कैसे भिन्न है? यहाँ कार्बन परमाणु की श्रृंखला 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ कार्बन परमाणु की श्रृंखला 1 2 और 3। तो यहाँ 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर 3 ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हुए और यह घटना कहलाएगी श्रृंखला समावयवता। क्या कहलाएगी बच्चों? श्रृंखला समावयवता। फिर से एक बार देख लीजिए। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान, लेकिन संरचना सूत्र में कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में भिन्नता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हो गए। क्या हो गए बच्चों? श्रृंखला समावयवी हो गए और यह घटना कहलाएगी श्रृंखला समावयवता। क्या कहलाएगी बच्चों? श्रृंखला समावयवता। दूसरा देखें, पोजीशन मतलब होता है स्थान। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होंगे जिनका अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन उनमें जो क्रियात्मक समूह यानी OH है, OH क्रियात्मक समूह जो है उसके स्थान में अगर भिन्नता उत्पन्न हो जाए और तब उनकी जो संरचना है एक दूसरे से अलग हो जाए, तब ऐसे जो यौगिक होंगे वे एक दूसरे के स्थान समावयवी होंगे और यह घटना कहलाएगी स्थान समावयवता। क्या कहलाएगी बच्चों? स्थान समावयवता। कैसे? इसको हम लोग देख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ पर यह है 1 प्रोपेनॉल। क्या है बच्चों? 1 प्रोपेनॉल। यहाँ दूसरा देखते हैं, लिखा है CH3 CH CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल। क्या है? 2 प्रोपेनॉल। देखें दोनों का अणुसूत्र कार्बन 1 2 3, यहाँ कार्बन 1 2 3।
हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 3 6 7 और 1 8। ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन है 1 है। तो दोनों का अणु सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता है। किसके कारण? यहाँ पर जो 1 प्रोपेनॉल है वहाँ OH कार्बन नंबर 1 पर है, और यहाँ पर जो OH है वो कार्बन नंबर 2 पर है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के स्थान समायु हो गए, और यह घटना कहलाएगी बच्चों स्थान समायुता। क्या कहलाएगी? स्थान समायुता। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह समायुता। देखें होता क्या है, इसमें कुछ यौगिक ऐसे होंगे जो जिनका अणु सूत्र तो समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र में जो क्रियात्मक समूह है उसमें अगर भिन्नता हो जाए तब ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायु हो जाते हैं, और यह घटना कहलाती है क्रियात्मक समूह समायुता। क्या कहलाती है? क्रियात्मक समूह समायुता। कैसे? देखें, CH3 CH2 और OH, यह है एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। दूसरा देखेंगे CH3O CH3, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। यहाँ देखें दोनों का अणु सूत्र कार्बन 1 2, यहाँ पर कार्बन 1 और 2, हाइड्रोजन 3 3 3 2 5 और 1 6, यहाँ हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। तो कुल मिला के दोनों का अणु सूत्र समान है। क्या है? C3H6O। लेकिन इन दोनों में जो क्रियात्मक समूह है यहाँ OH है और यहाँ O है, यानी यहाँ एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और यहाँ क्या है बच्चों? ईथर है। तो यहाँ ईथर हो गया और यहाँ क्या हो गया? एल्कोहल क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो गई, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायु हो गए, और यह घटना कहलाएगी क्रियात्मक समूह समायुता। क्या कहलाएगी बच्चों? क्रियात्मक समूह समायुता। यानी कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका अणु सूत्र समान, लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण वे एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायु हो जाते हैं, और यह घटना तब कहलाने लगती है क्रियात्मक समूह समायुता। देखिए अगला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समायुता। प्रकाशिक समायुता में क्या है? यह एक स्टीरियो आइसोमर मेरिज्म की घटना है। त्रिविम समायुता एक प्रकार की है, बाकी ये तो स्ट्रक्चरल है, और ये जो है एक त्रिविम समायुता हो गई। तो त्रिविम समायुता में होता क्या है? अणु सूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन उनका जो यौगिक होते हैं वे एक दूसरे के प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होता है वो थोड़ा चेंज होता है, अलग होता है। एक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अणु सूत्र भी समान रहेगा, संरचना सूत्र भी समान रहेगा, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार उन यौगिकों का एक दूसरे से भिन्न होगा, तब वहाँ पर प्रकाशिक समायुता उत्पन्न होती है। जैसे इसका उदाहरण है 2-ब्यूटेनॉल। क्या बच्चों? 2-ब्यूटेनॉल। देखते हैं 2-ब्यूटेनॉल में C हो गया, H हो गया, और यहाँ CH3 है, और यहाँ C2H5 है, और यहाँ हो गया OH। इस तरह से, तो इस तरह से देखें तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो है व्यवहार, भाई 2-ब्यूटेनॉल और कंपाउंड जो होगा यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल क्यों है ये प्रकाशिक समायु? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन परमाणु है, यानी कार्बन परमाणु जो है उसे एक कार्बन परमाणु ऐसा है जिससे जुड़े चारों परमाणु समूह एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, इसलिए इसमें कायरल कार्बन परमाणु है। तो कायरल कार्बन परमाणु होने के नाते यह प्रकाशिक समायुता उत्पन्न करता है। तो 2-ब्यूटेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जो प्रकाशिक समायुता प्रदर्शित कर सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, शेष कल। थैंक्स।